क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई। अब पी एक्स वाई एक पॉइंट है प्लेन में, उस हवाले से हमें मुख्तलिफ कंडीशंस दी गई हैं पार्ट 1 से पार्ट 10 तक। उसमें हमने ये बताना है कि इसकी प्लेन में लोकेशन क्या बनेगी। पहला जो पॉइंट है उसमें हमें दिया गया है कि अगर x ग्रेटर दैन 0 हो तो हमें इस पॉइंट में, इस प्लेन में हमें बताना है कि ये कौन सी जगह बनेगी। तो इसमें हम देखें तो यहाँ पर ये जो एरिया है ओरिजिन से इस साइड पर, इस सारे में x जो है ये ग्रेटर दैन 0 है, यहाँ पर भी x ग्रेटर दैन 0 है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये वो एरिया होगा राइट हाफ ऑफ द प्लेन, राइट हाफ ऑफ द प्लेन। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो इस तरीके से पार्ट 1 का आंसर हम ये देंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, इसमें भी हमें एक पॉइंट पी एक्स वाई है, इस पे कंडीशन दी गई है। उस कंडीशन के हवाले से हमें ये बताना है कि प्लेन में इसकी लोकेशन क्या होगी। अब हमें जो कंडीशन दी गई है वो है x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन 0। x भी ग्रेटर दैन 0 है और y भी ग्रेटर दैन 0 है। हमारे पास जो क्वाड्रेंट सिस्टम है उसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि x ग्रेटर दैन 0 होता है और y ग्रेटर दैन 0 होता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसमें, इस कंडीशन के साथ जो पॉइंट लाई करेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम ये कहेंगे कि इसकी पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें पॉइंट ऐसा बताना है जिसमें कंडीशन ये हो कि x इज़ इक्वल टू 0 हो। x इज़ इक्वल टू 0 उस वक़्त होता है कि जब पॉइंट y एक्सिस पर फॉल कर रहा हो। यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 0 होगा, ये हमारा y एक्सिस है, इस पर अगर पॉइंट फॉल कर रहा है कहीं पर भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ऐसी सूरत में ये पॉइंट जो है ये x इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो ये इस सूरत में हम कहेंगे कि ये y एक्सिस होगा जिसके ऊपर ये पॉइंट x इज़ इक्वल टू 0 होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, इसमें जो हमें कंडीशन दी गई है वो है y इज़ इक्वल टू 0। y 0 के बराबर उस वक़्त होगा कि जब ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा होगा, यहाँ पर इस लाइन पर, इस लाइन पर लाई कर रहा होगा। तो ऐसी सूरत में पॉइंट y जो है वो 0 के बराबर होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा द x एक्सिस। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, इसमें दो कंडीशंस हमें दी गई हैं कि x लेस देन 0 है और y जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। हमारे पास जो प्लेन में क्वाड्रेंट्स हैं वो 4 हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है। x सेकंड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 होगा, y लेस देन 0 होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 होगा और y जो है वो लेस देन 0 होगा। तो ऐसी सूरत में अगर x लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है जहाँ पर x जो है वो लेस देन 0 है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि y जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। मतलब है कि वो जो ये क्वाड्रेंट है y जो है ये पॉजिटिव है, यहाँ पर इस एरिया में लाई कर रहा है, और या ये x एक्सिस पर है या x एक्सिस से ऊपर है। तो इस सूरत में हम ये कहेंगे कि ये जो लाई कर रहा है इसमें एक तो सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है,
और दूसरी बात ये है कि ये क्योंकि y इज़ इक्वल टू ज़ीरो भी है, तो y इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो है ये इस पार्ट ऑफ x एक्सिस होगा, यहाँ से ये स्टार्ट होगा और यहाँ तक आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव x एक्सिस होंगे एंड नेगेटिव x एक्सिस। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, इसमें हमें गिवन कंडीशन है कि x इज़ इक्वल टू वाई है। तो x इज़ इक्वल टू वाई ऐसी सूरत में होगा कि जब इसके साइंस भी बराबर हों और वैल्यू भी बराबर हो। तो ये एक तो यहाँ पर होगा, ओरिजिन पे 0 0 पॉइंट है और फिर ये इस साइड पे बढ़ता जाएगा और इसी तरह ये वाली लाइन होगी। तो ये वाली लाइन जो है इसके में जो है ये x इज़ इक्वल टू वाई के बराबर होगा। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन 1 का पार्ट 7, इसमें हमें दिया गया है कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू और y की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपस में बराबर हैं। इसमें अब साइन को हमने नहीं देखना है, सिर्फ हमने वैल्यू को देखना है। तो इसके लिए ये जो लाइन आती है इस तरह से, इस पर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी और इसी तरह ये जो लाइन होगी जो सेकंड क्वाड्रेंट को और फोर्थ क्वाड्रेंट को आपस में बाइसेक्ट करती है, इस पर जो पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे, ये पॉइंट्स जो हैं इन पर x एब्सोल्यूट और y एब्सोल्यूट की वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर होंगी। तो इसका जो आंसर होगा हम ये कहेंगे कि इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट और दूसरी जो लाइन होगी एंड इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एक्स और वाई दो लाइंस पर लाई कर रहे होंगे जो बाइसेक्ट कर रही होंगी। एक लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होगी और दूसरी लाइन जो है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होगी। क्वेश्चन 1 का पार्ट 8, इसमें हमें दिया गया है कंडीशन ये है कि एब्सोल्यूट एक्स जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें अगर हम ये पॉइंट्स ड्रा कर लें 1 2 और 3 और इसी तरह एक्स एक्सिस पर भी -1 -2 और -3 का पॉइंट ड्रा कर लें, तो इस पॉइंट से जो लाइन क्रॉस कर रही होगी ये वाली, इसी तरह इस पॉइंट से जो लाइन क्रॉस कर रही होगी, क्योंकि अब ये x जो है ये ग्रेटर देन 0 है, इसमें साइन का मामला नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शामिल होंगे। तो इस सूरत में यहाँ पर जो एरिया इस साइड पे, इस लाइन की राइट साइड पे और इस लाइन के ऊपर जो फॉल कर रहा होगा वो एरिया होगा x इज़ ग्रेटर देन, x इज़ इक्वल टू 3 की ये लाइन है और ये जो सारा एरिया होगा ये सारा x इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन 3 होगा। इसी तरह ये जो लाइन है ये हमने ड्रा की है x इज़ इक्वल टू -3 की, तो इस लाइन से जो इस तरफ का एरिया होगा, इस सारे एरिया में जो पॉइंट्स फॉल कर रहे होंगे वो इसका हिस्सा होंगे। तो इस तरीके से ये ड्रा करके आपने ये शो करना है कि ये पॉइंट्स कहाँ पर लाई कर रहे होंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 9, इसमें हमें कंडीशन ये दी गई है कि x जो है ये ग्रेटर देन 2 है और y इज़ इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स ड्रा करें, यहाँ पर ये 1 हो और ये जो है ये 2 हो और इसी तरह y एक्सिस पे भी ये 1 हो और यहाँ पर ये 2 हो, तो
जो इस 2 की लाइन बनेगी वो ये सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पर ड्रा कर रहे होंगे ये x इज इक्वल टू 2 के पॉइंट्स होंगे। इसी तरह y इज इक्वल टू 2 के पॉइंट्स जो हैं ये वाली लाइन होगी, ये वाला हिस्सा होगा। तो अब हमारे पास जो कंडीशन है इसको दोबारा अगर हम देखें तो x इज़ ग्रेटर दैन 2, x इज़ ग्रेटर दैन 2 जो है वो तो ये सारा एरिया है जो यहाँ से यहाँ तक इस लाइन की राइट साइड पर फॉल कर रहा है। लेकिन y इज़ इक्वल टू 2 क्योंकि है तो ये वाली सिर्फ ये लाइन बनेगी, सिर्फ ये वाली लाइन जो है ये बनेगी, ये वाली ये कंटिन्यू करती जाएगी आगे तक, सिर्फ ये वाली लाइन। तो इसके लिए हम ये लिखेंगे कि the point lies in the first quadrant with x is greater than 2 and y is equal to 2। क्वेश्चन 1 का पार्ट 10, इसमें हमें यह दिया गया है कि x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस, ऑपोजिट साइंस होने चाहिए। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेंट्स हैं इसमें x और y की वैल्यूज़ कैसे होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x जो है ये ग्रेटर दैन 0 होगा, y भी ग्रेटर दैन 0 होगा। यहाँ पर x जो है ये लेस दैन 0 होगा, y जो है ये ग्रेटर दैन 0 होगा। यहाँ पर x लेस दैन 0 होगा और y जो है ये भी लेस दैन 0 होगा। यहाँ पर x जो है ये ग्रेटर दैन 0 होगा और y जो है ये लेस दैन 0 होगा। तो इस तरह दो क्वाड्रेंट हमें मिलते हैं जिसमें x और y के ऑपोजिट साइंस हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। आप देखें तो इन दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं, x और y के डिफरेंट साइंस आ रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट जो है ये लाई करता है, द पॉइंट लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। Question 2. Find in each of the following the distance between two given points. दो पॉइंट हमें दिए गए हैं, A है और B है। इनके दरमियान पार्ट 1 में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरे पार्ट में इनका मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। इन दोनों के दरमियान का मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो है डी ए बी एब्सोलूट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो x2 है वो -2 है, -3 जो है x1 है, प्लस -4 -1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इज इक्वल टू 25 प्लस 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 50 का अंडर रूट या 2 इंटू 25 का अंडर रूट, या ये आ जाता है 5 अंडर रूट 2। तो पार्ट 1 का एक आंसर ये आ जाता है। ये हमने पार्ट 1 सॉल्व किया है। इसी तरह पार्ट 2 जो है उसमें है मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है। मिड पॉइंट के लिए जो फार्मूला है वो होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये एज ए पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लेंगे। तो x1 है हमारे पास 3 -2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 है 1 -4 y2 जो है ये आ जाएगा, या ये आ जाता है 1/2 और -3/2।
तो इस तरह से जो मिड पॉइंट है ये आ जाएगा 1/2 और -3/2। ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट बी, इसमें भी हमें दो गिवन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है और इन पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो पहला जो हम पार्ट सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमारे पास डी का जो फार्मूला है वो है ए बी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, या x2 है हमारे पास 2 माइनस इंटू -8 ये होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस -1 -3 होल स्क्वायर, या ये आ जाएगा 2 + 8 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, या ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 100 प्लस 16, या ये आ जाएगा 116 अंडर रूट, या ये बराबर है 4 × 29। 4 को हम अंडर रूट से बाहर ले लेते हैं तो ये 2 अंडर रूट 29 आ जाता है। ये एक पार्ट का आंसर आ जाता है। अब हमने सेकंड पॉइंट फाइंड करना है, सेकंड पार्ट। इसके लिए हमें फाइंड करना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो है x2 x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो x1 है वो है -8 और प्लस 2x2 है डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा है 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाता है -6/2 2/2, या ये बराबर आ जाता है -3 और 1 के। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट सी, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। और दूसरा काम करना है हमने मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के दरमियान जो हमें गिवन पॉइंट्स हैं। तो जो डिस्टेंस का फार्मूला है पहला पार्ट में वो है ए बी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, या ये आ जाता है x2 है हमारे पास -3 अंडर रूट 5 माइनस इंटू -5 अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस इंटू -1/3 का होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट होगा, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 5 अंडर रूट, अगर इसमें से हम कॉमन निकाल लें या इनको ऐड कर लें स्ट्रेट अवे, 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 प्लस 1/3 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2 अंडर रूट -2 √5 होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम ले लें, ये बन जाएगा 15 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको जब आप स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 4 × 5 ये 20 आ जाता है, और ये आ जाता है 16/3, 16 का स्क्वायर 256 डिवाइडेड बाई 9, या इनका एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है 9, यहाँ पे आ जाएगा 180 प्लस 256
अंडर रूट इज इक्वल टू 436/9, या ये आ जाता है 4/9 इंटू 109। 109 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 436 दोबारा आ जाएगा। इस हिस्से को हम इससे बाहर ले लेते हैं अंडर रूट से, तो ये आ जाता है 2/3 अंडर रूट 109। तो इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। सेकंड पार्ट इसको फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें मिड पॉइंट लेना है। तो जो मिड पॉइंट का फार्मूला है वो है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। x1 है हमारे पास -5 अंडर रूट, और x2 है -3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह जो y1 और y2 हैं वो हैं -1/3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो इनको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है -4 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आ जाएगा 3 एलसीएम -1 प्लस 15 और होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -2 अंडर रूट 5, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 14/3 मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 से इसको कैंसिल कर लें तो ये आ जाता है 7, -2 अंडर रूट 5 और 7/3। तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट 2 का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमारे पास ये पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये a के बराबर है। लेट a इज इक्वल टू 176,7। और दूसरा पॉइंट हमें कहा गया है कि ओरिजिन है, इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। ओरिजिन होगा 0 0। तो हम a o जो डिस्टेंस इनके दरमियान है वो फाइंड करते हैं। ये होगा 0 -176 अंडर रूट होल स्क्वेयर प्लस 0 -7 का होल स्क्वेयर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 176 प्लस 7 का स्क्वायर जो है ये 49 आता है। तो ये आ जाता है 225 का अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 15। तो इस तरह से ये वाला जो पॉइंट है ये 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, तो इसलिए हम कहेंगे कि a 176 अंडर रूट 7 इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसी तरह हमने सेकंड पॉइंट को चेक करना है। तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास जो a है वो है 10 -10, और जो o है वो है 0 0। तो इनका जो डिस्टेंस है a o हम फाइंड करते हैं, तो ये आ जाता है 0 -10 होल स्क्वेयर प्लस 0 प्लस 10 का होल स्क्वेयर, इसका अंडर रूट। तो ये आ जाता है 100 प्लस 100 का अंडर रूट। तो ये आ जाता है 200 का अंडर रूट, या ये है 100 इंटू 2, या इसको हम कह सकते हैं कि ये 10 अंडर रूट 2 है। तो इस लिहाज से ये पॉइंट जो है a 10 -10 जो है ये 15 यूनिट के डिस्टेंस पर नहीं है, इज़ नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स। इसी तरह थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास जो पॉइंट गिवन है इसको हम a कह देते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है o, ये है 0 0। तो हम a o फाइंड करते हैं, तो ये आ जाता है 0 -1 का होल स्क्वेयर
प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर और इनका अंडर रूट, तो ये आ जाता है 1 प्लस 225 का होल अंडर रूट, ये आ जाता है 226। इसका जो अंडर रूट है वो 15 के बराबर नहीं आता, इसलिए हम कहेंगे कि A115 is not at a distance of 15 units from the origin। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है 15/2 और 15/c। तो इसमें हम कहते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 15/2, 15/2 ये पॉइंट है और ओरिजिन का पॉइंट हमारे पास है 0 0। तो इनके दरमियान हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये आ जाता है 0 माइनस 15/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 को अगर स्क्वायर करें तो ये 225/4 आ जाता है, प्लस ये भी 225/4 आ जाएगा होल अंडर रूट, या ये बन जाता है 500 डिवाइडेड बाई 4 एलसीएम लेके, सॉरी 500 450 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट लेके, या इसको हम कह सकते हैं कि ये 225/4 है और ये आ जाता है 15/2 के बराबर। तो ये भी पॉइंट जो है ये बराबर नहीं है 15 यूनिट्स के, तो हम कहेंगे कि हेंस A 15/2 is not at a distance of 15 units from the origin। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, शो दैट द पॉइंट्स A, B, C आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल इस तरह की होती है जिसमें एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का होगा और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर लें तो वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हुए पहले हम डिस्टेंसेस लेते हैं पॉइंट्स के दरमियान ताकि हमें साइड्स की लेंथ जो है वो पता लग जाए। पहले हम ए बी लेते हैं, तो ए बी हमारे पास आ जाता है √3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाता है 3 प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ जाता है 3 प्लस 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 12 अंडर रूट, या ए बी का अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये आ जाता है 12 के बराबर। एक साइड की लेंथ हमने ले ली है, अब हम दूसरी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ लेते हैं। तो दूसरा हमने लेना है बी सी, तो बी सी के लिए आ जाता है हमारे पास 0 माइनस √3 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाता है 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू ये 4 अंडर रूट आ जाता है, तो बी सी का जो स्क्वायर है ये आ जाता है 4। इसी तरह हमने तीसरा जो पॉइंट है वो भी लेना है। तीसरी जो है ए सी आ जाता है हमारे पास 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये आ जाता है 0 प्लस -4 का होल स्क्वायर, या ये है 16 अंडर रूट
तो ए सी जो है ये आ जाता है, ए सी का स्क्वायर जो है ये आ जाता है 16 के बराबर। अब इन तीनों रिलेशन से अगर हम देखें तो ए सी का स्क्वायर जो है वो है बराबर बी सी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमारे पास है ए सी का स्क्वायर 16 है, बी सी जो है वो 4 है और ए बी का स्क्वायर जो है ये 12 है। तो 16 इज इक्वल टू 16 आ जाता है। तो इस तरह ये वर्ड्सेस इस तरह के होंगे, ए बी और सी इस स्टाइल का होगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो गिवन वर्ड्सेस हैं वो एक राइट ट्राइंगल के हैं, विच शोज दैट given vertices are of a right triangle। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होती है इसमें दो साइडों की लेंथ आपस में बराबर होगी। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम प्रूव करेंगे कि ये ए बी सी जो हैं ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। हमें जो गिवन है वो है ए है 3 1 है, बी जो है ये -2 -3 है और सी जो है ये 2 और 2 है। तो पहले हमने ए बी को फाइंड करना है। ए बी की लेंथ हम फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, या ये आ जाता है 25 प्लस 16 अंडर रूट इज इक्वल टू 41 अंडर रूट। या हम ये कह सकते हैं कि जो एक साइड की लेंथ आई है वो है 41 अंडर रूट। अब हम दूसरी साइड की लेंथ फाइंड करते हैं, बी सी फाइंड करते हैं। तो ये आ जाता है 2 -2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 -3 का होल स्क्वायर और इनका अंडर रूट। तो ये आ जाता है 4 का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर आ जाता है अंडर रूट इज इक्वल टू 16 प्लस 25। तो इस तरह से हमारे पास जो बी सी है ये भी 41 का अंडर रूट आ गया है। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है ए सी। तो ए सी जो होगा वो होगा 2 -3 होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का स्क्वायर, या ये आ जाता है -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो ए सी जो है ये हमारे पास आ गया है कि अंडर रूट 2 के बराबर है। अब हमारे दो जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनकी लेंथ जो है वो बराबर आई है दो साइड्स की। सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी जो हैं ये दोनों बराबर आए हैं, ये 41 अंडर रूट के बराबर थे, विच शोज दैट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ isosceles triangle। क्वेश्चन 4 का पार्ट 3, show that the points A, B, C and D are vertices of a parallelogram। Is the parallelogram a square? पहली चीज़ हमने ये फाइंड करनी है कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं।
पैरेललोग्राम में जो खूबी होती है कि अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर होती है, इन साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनमें डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए बी। ये आ जाता है -2 - 5 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50 का अंडर रूट। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी सी। तो ये है -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -3 + 2 हो जाएगा तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -7 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 1 + 49 अंडर रूट इज इक्वल टू 50 का अंडर रूट। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी सी के बाद सी डी हम फाइंड करते हैं। तो सी और डी जो है ये बन जाता है 4 -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 -5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है 4 + 3 का होल स्क्वायर प्लस ये -5 + 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, या ये है 49 + 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 50। इसी तरह नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं ए डी। ए और डी है 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 49 अंडर रूट इज इक्वल टू 50 अंडर रूट। तो अब हमारे पास जो सूरत हाल बनी है उसमें ए बी जो है ये डी सी के बराबर है। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी जो है ये डी सी के बराबर है और बी सी जो है ये ए डी के बराबर है। तो इसलिए ये दो रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं कि which shows that A, B, C, D are vertices of a parallelogram. अब दूसरी चीज़ हमने शो करनी है कि क्या ये एक स्क्वायर भी है। स्क्वायर होने की शक्ल में इसका जो डायगोनल हैं दोनों, उनकी लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए। अब हम इसको दूसरा पॉइंट प्रूव करने के लिए हम फाइंड करते हैं ए सी और बी डी। अब ए सी जो है ये बनेगा हमारे पास -3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, या ये आ जाता है
-8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये है 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट, तो ये 10 के बराबर आता है। इसी तरह हमने दूसरा जो फाइंड करना है वो बी डी फाइंड करना है। तो बी डी के लिए आ जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -5 -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, अंडर रूट इज इक्वल टू 10। तो अब ये क्योंकि हमारे पास हमने देखा है कि ए बी जो है ए सी जो है ये बी डी के बराबर है, इसका मतलब है कि डायगोनल्स भी आपस में बराबर हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम are equal and diagonals are also equal. So the parallelogram is a square. Question 5. The midpoints of sides of a triangle are 1 minus 1, minus 4, minus 3 and minus 1, 1. Find the coordinates of the vertices of the triangle. हमारे पास एक ट्राइंगल है, हम सपोज करते हैं कि इसके जो वर्टिसेस हैं, जो कॉर्नर्स हैं, वो हैं AX1 Y1, B जो है यहाँ पर ले लेते हैं X2 Y2 और C हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ये X3 Y3 है। अब इनके जो मिड पॉइंट्स हैं वो हमें दिए गए हैं कि ये पॉइंट एक है 1 और -1, इसको हम D कह देते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है E, इसे हम -4 और -3 ले लेते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है मिड पॉइंट वो है F, इसे हम -1 और 1 ले लेते हैं। तो हम ये सपोज करते हैं कि लेट A X1 Y1 B X2 Y2 and C X3 Y3 be the vertices of triangle and D 1 -1 be the midpoint of AB, साइड AB का, और E जो है ये -4 -3 be the midpoint of BC, और F जो है ये -1 1 जो है be the midpoint of AC। अब क्योंकि ये पॉइंट मिड पॉइंट हैं, A और B के दरमियान D जो है ये मिड पॉइंट है, तो इसलिए जो हम रेशो फार्मूला से इसको सॉल्व करते हैं, हम कहते हैं कि सिंस D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो बाई रेशो फार्मूला मिड पॉइंट का जो फार्मूला है उसे हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1, और दूसरा होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू
-1। अब इनमें से हम दो इक्वेशंस हमारी बन जाती हैं। एक बन जाती है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 और दूसरी बन जाती है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2। इन इक्वेशंस को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कि f जो है वो मिड पॉइंट है a और c के दरमियान। हम कहते हैं कि सिंस f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो रेशो फार्मूले से इस मिड पॉइंट का फार्मूला हम यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि ये होगा x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -2 और y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। इनको हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 कह देते हैं। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिड पॉइंट वो E है। E को यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि सिंस E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC बाई रेशो फार्मूला ये आ जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -4 और दूसरा आ जाएगा y1 y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3। तो इनसे हमें हासिल होता है x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -8 और y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -6। इनको हम 5 कह देते हैं और इसे हम 6 कह देते हैं। अब इन इक्वेशन से हम x1, x2, x3 और y1, y2, y3 की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। हमारे पास यहाँ पर x1 प्लस x2 जो है ये 2 के बराबर है और यहाँ पर x1 प्लस x3 जो है ये -2 के बराबर है। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो x1 की वैल्यू एलिमिनेट हो जाती है। हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 और x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -2। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 4। इसे आप इक्वेशन 7 कह दें। और अब जो इक्वेशन 7 है और इक्वेशन 5 है इनको आपस में ऐड करें। एडिंग इक्वेशन 5 एंड 7 तो ये आ जाता है x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -8 या x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 4। ऐड करना है तो ये आ जाता है 2x2, ये कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू -4 या x2 इज इक्वल टू -2। एक वैल्यू हमारे पास x2 की आ गई है। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम वैल्यूज़ हासिल कर सकते हैं। इसको अगर हम इक्वेशन 7 में पुट करें, पुट x2 इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 7 तो ये आ जाता है -2 माइनस x3 इज इक्वल टू 4, x3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 -4 -2 सॉरी। तो x3 जो है ये आ जाता है -6 के बराबर। इसी तरह जो
x1 है वो फाइंड करने के लिए हम x2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो पुट x2 इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। तो x2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है x1 -2 इज इक्वल टू 2 या x1 इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से x1, x2 और x3 की तीन वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है y1 और y2 और y3 की वैल्यूज़। इसी तरीके से अगर हम इक्वेशन 4 को, यहाँ पर इक्वेशन 4 है, इसको इक्वेशन 2 में से माइनस करें तो ये आ जाता है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2 या y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है y2 माइनस y3 इज इक्वल टू -4। इसको हम इक्वेशन 8 कह देते हैं। अब इक्वेशन 8 और इक्वेशन 6 को अगर हम ऐड करें, ये इक्वेशन 6 है हमारे पास, ये इक्वेशन 8 है, इनको अगर हम ऐड करें, ऐड इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8, तो ये हो जाता है y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -6, y2 माइनस y3 इज इक्वल टू -4। इनको हमने ऐड करना है तो ये कैंसिल हो जाता है। 2y2 इज इक्वल टू -10 या y2 इज इक्वल टू -5। इस तरह दूसरी एक वैल्यू हमें मिल गई है y2 की। इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हम y3 और y1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले हम इस y3 को यहाँ पर इक्वेशन 8 में पुट करते हैं। में से कहते हैं कि पुट y2 इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 8। तो ये आ जाता है -5 माइनस y3 इज इक्वल टू -4, या ये आ जाता है y3 इज इक्वल टू -5 प्लस 4 या y3 इज इक्वल टू -1। ये y3 आ जाता है। और इसके बाद इक्वेशन 1 में अगर हम y3 पुट करें, इक्वेशन 2 में हम y3 पुट करें, ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 4 थी। तो इक्वेशन 4 में इसमें अगर हम पुट करें तो y1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम कहते हैं कि पुट y3 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 4 जो है ये है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2। तो y1 -5 इज इक्वल टू -2 या y1 इज इक्वल टू 5 -2, y1 इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमारे पास x1, y1 और y1, y2, y3 की वैल्यूज़ आ जाती हैं। और अब हम लिख सकते हैं कि वर्सेस हमारे क्या होंगे। सो वर्सेस ऑफ ट्रायंगल आर, x1 है हमारे पास 4 और y1 है 3, ये a हो गया। दूसरी जो है b है, ये x2 है, -2 है, और y2 है -5, और c है हमारे पास x3 है -6 और y3 है -1। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 6, फाइंड h such that points a, b, c are vertices of a right triangle with right angle at vertex x। इसमें जो एक c में एक पॉइंट दे दिया गया है h, ये हमें फाइंड करना है कि ये क्या होगा।
ए बी सी जो हैं ये वर्टिसेस हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आप जानते हैं कि एक एंगल उसका 90 डिग्री का होता है, और अभी हमें ये कहा गया है कि जो ए है वो राइट एंगल पर है। तो ए हो जाएगा हमारा √3 -1। बी यहाँ पर ले लेते हैं, ये है 0 और 2, और सी जो है ये ले लेते हैं h और -2। तो अब इसमें से हमारे पास आ जाता है कि ए बी हम फाइंड करें, ए बी डिस्टेंस हम फाइंड करें, तो ये आ जाता है 0 -√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ जाता है 3 + 9 अंडर रूट इज इक्वल टू, ये बन जाता है √12। ये हमारे पास ए बी आ गया। और अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं बी सी। तो बी सी है h - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है h² + 16 अंडर रूट, ये बी सी आ जाता है। इसी तरह हम नेक्स्ट जो फाइंड करते हैं वो ए सी है। ए सी के लिए है, ये है h - √3 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है h² + 3 -2 √3 h + 1 अंडर रूट इज इक्वल टू h² -2 √3 h + 4। ये ए सी आ जाता है। अब ये क्योंकि एक राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करते हैं। सिंस ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल with right angle at vertex A। तो पाइथागोरस थ्योरम के तहत, भाई पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेन्यूज है बी सी, इसका जो स्क्वायर है ये बराबर होना चाहिए ए बी के स्क्वायर और प्लस ए सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो बी सी जो है हमारे पास है वो h² + 16 अंडर रूट, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। और ए बी जो है ये है हमारे पास 12 अंडर रूट, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए सी जो है ये आ जाएगा h² -2 √3 h + 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा h² + 16 इज इक्वल टू 12 प्लस h² -2 √3 h + 4। यहाँ से h² और h² कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है 2 √3 h इज इक्वल टू 16, या 16 - 16। तो ये आ जाता है 2 √3 h इज इक्वल टू 0, या h इज इक्वल टू 0। तो ये वो वैल्यू थी जो हमने फाइंड करनी थी। इस तरह ये हमारा आंसर होगा कि h इज इक्वल टू 0 होगा। क्वेश्चन 7, फाइंड h दैट a b c आर कोलिनियर। कोलिनियर वो पॉइंट्स होंगे जो एक लाइन पर लाई कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक लाइन है, इस पर ए बी सी जो है ये लाई कर रहे हैं, सच दैट कि जो ए सी है ये ए बी
प्लस बी सी के बराबर होगा। डिस्टेंस फार्मूले से इसको हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एच फाइंड करना है। एच जो है पॉइंट ए के अंदर है, इसका वाई कोऑर्डिनेट है या ऑर्डिनेट जिसको कहते हैं वो है। इसके लिए दूसरा तरीका जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है कि हम एक मैट्रिक्स की मदद से डिटर्मिनेंट की मदद से इसको सॉल्व करें। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं a-1 h है, b जो है ये 3 2 है और c जो है ये 7 3 है। अब ये पॉइंट्स क्योंकि कोलिनियर हैं, सिंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इनका जो बनेगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये 0 के बराबर होना चाहिए। यही इसमें पुट अप कर दें तो ये आ जाएगा -1 h1 3 2 1 7 3 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। या इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है -1 2 1 3 और 1 -h 3 7 1 और 1 और +1 3 2 7 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है -1 इंटू 2 -3 -h इंटू 3 -7 +1 इंटू 9 -14 इज इक्वल टू 0। या ये आ जाता है -1 इंटू -1 -h इंटू -4 +1 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। या ये आ जाता है 1 प्लस 4h -5 इज इक्वल टू 0 या 4h -4 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि h इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से h की वैल्यू 1 आएगी अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। यही आंसर होगा। क्वेश्चन 8, द पॉइंट्स A and B are the ends of a diameter of a circle. Find the center and radius of the circle. हमारे पास एक सर्कल है जिसका डायामीटर है AB। जो पॉइंट A है ये है -5 -2 और B पॉइंट है 5 और -4। हम सपोज करते हैं कि इसका जो सेंटर है ये H और K है और इसका जो रेडियस है ये R के बराबर है। और इस तरह अब हम फाइंड करते हैं, लेट HK be the center of circle and R be the radius of सर्कल। तो अगर एच के जो है ये इस सर्कल का सेंटर है यहाँ पर, तो ये ए बी का मिड पॉइंट होगा। देन एच के इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो रेशो फार्मूला से, बाई रेशो फार्मूला, ये आ जाएंगे जो दो पॉइंट्स हैं एक्स वाले, -5 + 5 -5 + 5 डिवाइडेड बाई 2 जो है ये h के बराबर होना चाहिए। और दूसरा जो है ये -2 -4 डिवाइडेड बाई 2 जो है ये k के बराबर होना चाहिए। यहाँ से हमें मिलता है कि जो h है ये 0 के बराबर है और k जो है यहाँ से हमें मिलता है कि ये -3 के बराबर है। तो जो हमारे पास सेंटर आ गया
ये है 0 और -3, ये हमारे पास 0 और -3 आ गया। अब जो r है वो कोई भी a से डिस्टेंस ले लें इस पॉइंट का या b से डिस्टेंस ले लें, तो दोनों सूरतों में हमारे पास r आ जाएगा। इसको हम c कहते हैं। तो अब हमारे पास जो r है से ये है AC है, तो AC हम निकालते हैं तो ये आ जाता है 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 + 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये है 25 + 1 या r = 26 का अंडर रूट। ये इस पार्ट का आंसर होगा। दो आंसर आए हैं, एक हमने सेंटर फाइंड करना था और दूसरा हमने रेडियस फाइंड करना था। क्वेश्चन 9, फाइंड h such that a, b, c are vertices of a right triangle with right angle at vertex a। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो वर्टेक्स ए है ये राइट एंगल पर है और इसके जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं वो h और 1 है। इसका दूसरा पॉइंट है b, ये 2 और 7 है, और c जो है ये -6 और -7 है। इसको सॉल्व करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो पहले ए बी हम फाइंड करते हैं, तो ए बी आ जाता है h-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू h² + 4 - 4h + 36। तो ये आ जाएगा h² - 4h + 40, ये ए बी आ जाएगा। इसी तरह बी सी हम फाइंड करते हैं, तो ये आ जाता है -6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -7 -7 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये 8 बन जाता है, 8 को स्क्वायर करें तो ये 64, और ये बन जाता है 14, 14 को स्क्वायर करें तो ये 196 अंडर रूट, या इन दोनों को ऐड करें तो ये 260 बन जाता है अंडर रूट। ये है बी सी। इसी तरह जो ए सी है वो आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू -6 - h का होल स्क्वायर प्लस -7 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी स्क्वायर हम ले लेते हैं तो ये आ जाता है 36 + h² प्लस 12h, और ये -8 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये +64 आ जाएगा, या ये बन जाता है h² + 12h + 100। अब ए बी सी क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम कहते हैं सिंस ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल with right vertex at A। तो ऐसी सूरत में पाइथागोरस थ्योरम से हम कहते हैं कि बाई पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा हाइपोटेन्यूज है इसका जो स्क्वायर है ये बेस के स्क्वायर ए बी प्लस ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो बी सी है ये है 260 अंडर रूट का स्क्वायर, ए बी जो है हमारे पास है h² - 4h + 40 अंडर रूट, इसका ये स्क्वायर आ जाएगा।
प्लस ए सी जो है ये है एच स्क्वेयर प्लस 12h प्लस 100 अंडर रूट ये होल स्क्वेयर आ जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है 260 इज इक्वल टू एच स्क्वेयर माइनस 4h प्लस 40 प्लस एच स्क्वेयर प्लस 12h प्लस 100, या इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2h स्क्वेयर बन जाता है 2h स्क्वेयर और माइनस 4h प्लस 12h से ये प्लस 8h बन जाता है, ये बन जाता है 140 प्लस 140 माइनस 260 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 2h स्क्वेयर प्लस 8h माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये h स्क्वेयर प्लस 4h माइनस 60 आ जाता है। इसके हम दो फैक्टर्स बना लेते हैं तो ये आ जाता है h स्क्वेयर प्लस 10h माइनस 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0, और इसमें से h कॉमन लें h प्लस 10 माइनस 6 यहाँ से कॉमन लें h प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये है h प्लस 10 इंटू h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हम कहेंगे कि आइदर h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करता है कि h इज इक्वल टू 10 और h इज इक्वल टू 6 माइनस 10, तो h इज इक्वल टू माइनस 10 और 6, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 10, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ द पॉइंट्स ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल आप जानते हैं कि इसकी 4 साइडें होती हैं और ए बी सी डी हमें इसके वर्सेस दिए गए हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास ए जो है ये है 9 3, यहाँ पर हम बी ले लेते हैं, बी जो है ये माइनस 7 और 7 है, यहाँ पर हम सी ले लेते हैं जो कि माइनस 3 और माइनस 7 है, और यहाँ पे हम डी ले लेते हैं जो 5 और माइनस 5 है। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, इसके इनकी साइडों के मिड पॉइंट्स फाइंड करें। सपोज ये हमने मिड पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। इन मिड पॉइंट्स को अगर हम आपस में कनेक्ट करें, इनको ज्वाइन करें, तो ये एक पैरेललोग्राम बनती है। सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो मिड पॉइंट्स आए हैं ये E है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये E है, इसे हम कहते हैं कि ये F है, इसे हम कह देते हैं कि ये G है, और इसे हम कह देते हैं कि ये H है। तो हम ये कहते हैं कि सपोज करते हैं कि हमें जो गिवन है वो है A है 9 3, B है माइनस 7 7, C है माइनस 3 माइनस 7, और D है हमारे पास 5 माइनस 5 are vertices of a quadrilateral अब इसके जो मिड पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं उनको हम कहते हैं कि लेट E F G and H are the mid points of sides। E जो है ये A B का मिड पॉइंट है, और F जो है ये B C का मिड पॉइंट है, G जो है ये C D का मिड पॉइंट है, और H जो है ये D A का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली।
अब हमने पहला काम ये करना है कि ये सारे मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो पहला हम फाइंड करते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये है ई के बराबर हमने लिया है, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा होगा 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 बाई 2 और 10 बाई 2, या ये आ जाएगा 1 और 5। इस तरह एक पॉइंट हमारे पास ई आ गया है। इसी तरह हमने दूसरा मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये एफ है, ये होगा इन दो के दरमियान, बी और सी के दरमियान हमने फाइंड करना है। तो ये होगा -7 -3 डिवाइडेड बाई 2 और 7 -7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है -10 बाई 2 और 0 बाई 2, या ये आ जाता है -5 और 0। इसी तरह हम जो थर्ड मिड पॉइंट है वो फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये है जी, इक्वल टू, ये आ जाता है -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 और -7 -5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2 और -12 बाई 2, ये है 1 और -6 आ जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट हमने पॉइंट फाइंड करना है वो एच है। मिड पॉइंट ऑफ ए डी या डी ए, ये एच है, ये आ जाएगा 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 और 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 14 बाई 2 और -2 बाई 2 इज इक्वल टू 7 -1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं, तो इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और हमने ये देखना है कि दो जो लाइन सेगमेंट बनते हैं वो उनकी लेंथ जो है ऑपोजिट लाइन सेगमेंट्स की लेंथ जो है आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास जो हमने बनाए हैं, पहले हम ई एफ यहाँ से फाइंड करते हैं। तो ई एफ जो है ये आ जाएगा हमारे पास -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, ये -6 बन गया, 6 का स्क्वायर जो है ये 36 होता है और इसी तरह 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 61 अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह दूसरा जो हमारा लाइन सेगमेंट बनता है वो एफ और जी को हम मिला रहे हैं, तो एफ और जी का हम फाइंड करते हैं। तो ये आ जाता है 1 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस -6 -0 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, तो ये आ जाता है 72 का अंडर रूट। नेक्स्ट जो हमारा लाइन बनती है वो जी और एच की है, तो जी और एच को हम करते हैं फाइंड। तो जी एच जो है ये आ जाता है, जी हमारे पास ये है और एच ये है, ये और ये, तो ये है 7 -1 होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 6 होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 61 का अंडर रूट। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा है वो ई और एच का है, तो ई और एच हम फाइंड करते हैं। तो ये आ जाता है ई एच इज इक्वल टू, ये है हमारे पास ई और ये एच है, तो ये आ जाता है 7 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू
36 प्लस 36 इज इक्वल टू 72 का अंडर रूट। अब इससे हमें एक रिजल्ट मिल गया है कि ई एफ जो है ये आ रहा है जी एच के बराबर, और इसी तरह जो एफ जी है वो ई एच के बराबर आ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि सिंस ई एफ इज इक्वल टू जी एच एंड एफ जी इज इक्वल टू ई एच, विच शोज दैट, हम ये लिख देंगे ताकि क्लियर हो जाए कि हमें पता चल गया है, विच शोज दैट द फिगर फॉर्म्ड by joining the midpoints consecutively is a parallelogram। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा।